साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी करके आता है। तो जैसे मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई करके बता रही हूँ कि आप जैसे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो भी आप लोग यूजीसी नेट या उसका पेपर में कि कई बार जैसे सवाल आ सकता है कि इनमें से क्या विशेषताएं हैं साइकेट्रिस्ट की, तो आप लोग उन विशेषताओं को चिन्हित कर उसमें सही ऑप्शन का निशान लगा सके। और साइकोलॉजिस्ट की क्या विशेषताएं हैं, कई बार इस तरीके के घुमाने वाले प्रश्न हम लोग एग्जामिनेशन में देखते हैं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस। और जो मतलब जैसे लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट है वो उसको लीगली अलाउ नहीं होता है कि वो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दवा दे सके। इसके बदले में जो साइकेट्रिस्ट है वो आप लोगों को दवा भी दे सकता है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो रिलेशनशिप से संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई समस्या है, कोई मैराइटल इशू क्रिएट हो रहा है, कोई मैराइटल प्रॉब्लम है, तो वो साइकोलॉजिस्ट सॉल्व कर सकता है। और जैसे कि मैंने अगली स्लाइड में भी कुछ ग्रुप्स जो है वहाँ पर चिन्हित किए हैं कि कलेक्टिव ग्रुप्स। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टिव ग्रुप में आप लोगों को डायग्रामेटिक फ्रेम में दिख रहा होगा कि कई लोग यहाँ पर एक टिकट खिड़की है, वहाँ पर टिकट लेने के लिए लोग वेट कर रहे हैं। तो वो अब जो लोग वहाँ पर टिकट लेने के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई इंटेंशनली तो कोई ग्रुप नहीं बनाया है कि नहीं हम लोग आते हैं टिकट लेने, सब लोग अलग अलग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से है, कोई कहीं का है कहीं का है, लेकिन उन लोगों के बीच में ना कोई सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, ना उन लोगों के बीच में कोई नॉर्म्स है, ना उन लोगों के बीच में कोई रिचुअल्स हैं। तो वो हमारा कलेक्टिव ग्रुप के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोई मिलिट्री के जवान हैं, वो सरहद पर हमारे देश की रक्षा के लिए वहां पर तत्पर हैं। तो इस तरीके का ग्रुप एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है कि मान लीजिए हम जाते हैं सरहद पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए, तो जो एक सबसे कॉमन मतलब ऐसा एक भाव जो सभी लोगों के अंदर होगा, मैं हूँ या कोई और मेरा वहां पर साथी है सरहद पर, वो भाव है देश प्रेम, वो भाव है देशभक्ति का, वो भाव है राष्ट्रवाद का, वो भाव है राष्ट्रीयता का। कि ये भाव वहां पर मौजूद जितने भी मिलिट्री के जवान हैं, जितने भी सैनिक हैं, ये भाव सबके अंदर। तो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप की एक जो मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर्ड ग्रुप की जो एक सबसे पिक्यूलियर, जो एक सबसे स्पेसिफिक विशेषता होती है वो है कि उनके अंदर एक समान भाव है। स्ट्रक्चर ग्रुप्स के अंदर एक समान भाव रहता है कि मान लीजिए देश प्रेम का भाव है या हम मतलब इस तरीके का कोई भाव है। उसके बाद इंटीमेट ग्रुप है, तो इंटीमेट ग्रुप्स में आप लोग देख रहे होंगे कि दो लड़कियां बैठी हुई हैं, वो लोग लैपटॉप, तो ये मान लीजिए आप इसको फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि ये एक हॉस्टल है। हॉस्टल में मान आप लोगों में से लोग अगर हॉस्टल में कोई रहा होगा तो वो इस एक्सपीरियंस को, इस चीज को बहुत बेटर तरीके से समझ सकता है कि जब हम एक हॉस्टल में एक रूममेट के साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे करके उससे हमारी दोस्ती, उससे हमारी बॉन्डिंग इंटीमेट होती जाती है, उससे हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, हम अपने जीवन की उलझने, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह सब कुछ उससे धीरे धीरे करके साझा करना शुरू कर देते हैं, ये सब उससे बताते हैं, सब कहते हैं। तो कहीं ना मतलब ये तो एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि एक रूममेट मतलब आप कहीं भी किसी भी हॉस्टल में, किसी भी पीजी में या कहीं भी किसी के साथ में इनमेट रह रहे हैं तो वो इंटीमेट ग्रुप में आता है। उसके बाद फिर है इंटीमेट स्ट्रक्चर्ड ग्रुप कि मतलब फिर वो हमारा फैमिली हो जाएगा। फैमिली तो बहुत ही क्लोज है, सबसे जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होती है जब बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस का आरंभ होता है, शुरुआत होता है, तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक माइलस्टोन होता है वो फैमिली ही होता है। तो फैमिली की तो एक बहुत महती भूमिका रहती है। और उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आप लोग अगर जानते होंगे कि सी एच कोले ने भी ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया है, वही प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फैमिली वगैरह आते हैं कि जो क्लोज ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी में जैसे कोई फेसबुक के थ्रू ग्रुप बना, कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप या कोई मतलब किसी भी सोशल मीडिया या उतना जिसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज नहीं होती है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उस तरीके के ग्रुप्स को हम लोग सेकेंडरी ग्रुप्स कहते हैं। फिर अच्छा हम ग्रुप्स तो बनाते हैं, ऐसे ग्रुप्स के बारे में भी बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स बनाते वक्त जैसे कि सोशल ग्रुप वर्क की बात करें तो जैसे ग्रुप्स बनाते हैं तो उनमें कई सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। अब जैसे अगर मैं हूँ, 4-5 लोग और हैं, मैं उनके साथ ग्रुप बनाऊँ, मैं उनसे कहूँ कि आइए चलिए ग्रुप बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ग्रुप फॉर्मेशन में कई तरीके की समस्याएं भी होती हैं। जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है इंसान के मेल ईगो की, कि इशू ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हर इंसान की जैसे इंडिविजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि हर व्यक्ति विशेष की पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति विशेष की विशेषता अलग है। मैं कुछ और हूँ, मेरी सोच कुछ और है, मेरी विचारधारा कुछ और है, मेरा चीजों को सोचने का तरीका कुछ और है, और वहीं कोई दूसरा इंसान है, उसका चीजों को सोचने का तरीका बहुत अलग है। तो आइडेंटिटी की कई बार कास्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्लास की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कई तरीके की कास्ट, क्लास, हायरार्की, कई तरीके की समस्याएं होती हैं जो एक ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते वक्त क्रिएट होती है। तो आइडेंटिटी की समस्या कभी कभी ऐसी होती है ना कि विकराल रूप भी आइडेंटिटी की समस्या बहुत जल्दी धारण कर लेती है, कि दो इंसान अगर अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सोच का कॉम्प्रोमाइज करके, सोच के स्तर पर समझौता करके ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। फिर आता है इशू ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है अगर हम इसको एक शब्द में कहें कि वेरीड कल्चरल बैकग्राउंड, कि जब किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई मुंबई की तरफ महाराष्ट्र का है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि जब अलग होती है तो व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति का माइंडसेट, कहीं ना कहीं उसमें भी एक समस्या उत्पन्न होती है। ये सारी समस्याएं हैं जो ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते वक्त आती हैं। और जब हम सोशल ग्रुप वर्क को पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को भी पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम किसी भी चीज को उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव के साथ पढ़ते हैं। और एक और भी इशू होता है मार्जिनलाइजेशन का इशू, कि कई बार जैसे कि हमारे देश में इस तरीके की समस्याएं होती रहती कि कोई माइनॉरिटी है, तो कई बार ऐसा होता है कि माइनॉरिटी को एक सब ग्रुप कंसिडर कर लिया जाता है, कि जो ग्रुप के ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो उनको नहीं उस तरीके का सम्मान देते हैं, उस तरीके की चीजें प्रदान करते हैं जो उनको होनी चाहिए। तो इस वजह से भी कई बार जो एक सब ग्रुप होता है, जो एक माइनॉरिटी होता है, वो पूरी तरीके से ग्रुप से कट ऑफ हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, नहीं भी सुना है तो इसको आप लोग चाहें तो पेन पेपर लेकर के या मोबाइल में कहीं नोट पैड पर नोट कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, इसको मैंने स्लाइड में नहीं बताया है, पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ। ब्रूस टकमैन ने 1965 में एक मॉडल दिया था स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट का, कि समूह के विकास की अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। तो ये ब्रूस टकमैन का मॉडल हर बार लगभग हर बार बिना रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है। ये यूजीसी नेट का पेपर हो या सोशल वर्क का कोई और भी एग्जाम हो, ब्रूस टकमैन का मॉडल अक्सर हम लोग देखते हैं पेपर में आता है। तो ब्रूस टकमैन का मॉडल किसी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसमें 5 तरीके की मतलब 5 अवस्थाएं होती हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। और जो ये लास्ट अवस्था है, स्टेज है एडजॉर्निंग, इसको 1977 में टकमैन ने मैरी एना जेनसन के साथ करके किया था। तो इसको मतलब बहुत आसान शब्दों में समझेंगे, बहुत थोड़ा सा टफ है। इसको आप लोग कोड वर्ड जैसे FSNPA इस तरीके से अगर मतलब आप लोगों को नहीं याद होता है तो वैसे भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आसान शब्दों में बताती हूँ कि मतलब फॉर्मिंग, जैसे कि किसी भी ग्रुप को बनाने की पहली अवस्था है फॉर्मिंग। जैसे कि जब हम ग्रुप बनाने के लिए मिले या हम सोशल ग्रुप बना रहे हैं किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, या कोई रिक्रिएशनल ग्रुप की मनोरंजन के साथ उद्देश्य से बना रहे हैं, तो जब हम लोग पहले ग्रुप बनाने के लिए मिलेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि हाँ, कौन इंसान कहाँ से आया है, क्या करता है, उसका आगे का पूरा सब मतलब पूछेंगे। और उनसे मतलब इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ग्रुप्स के इश्यूज क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद में जब हम इतना हुआ, हम लोग मिले बात, अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों के बीच में विरोधाभास नहीं होगा, लोगों के बीच में कंट्रोवर्सीज नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लोगों के बीच में कंट्रोवर्सीज भी होंगी, सारी चीजें भी होंगी, इस तरीके की समस्याएं भी होंगी। तो स्टॉर्मिंग के प्रोसेस में लोगों के बीच में कंट्रोवर्सीज, विरोधाभास उत्पन्न होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से ग्रुप नहीं फॉर्म हो पाता है, ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस डेडलाइन हो जाती है, ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो बहुत जरूरी है कि स्टॉर्मिंग की प्रोसेस में लोग अपनी कंट्रोवर्सीज क्लियर करें, लोग आपस के जो ग्रजेस हैं वो क्लियर करें। फिर नॉर्मिंग की प्रोसेस होती है कि एक बार हमने मतलब हमारी कंट्रोवर्सीज क्लियर हो गई, अब हमारे बीच कोई विरोधाभास नहीं है,
कोई वैचारिक विरोधाभास नहीं है, तो हम ग्रुप बढ़ाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। फिर नॉर्मिंग की प्रोसेस कि आप छंटनी, जिसको नॉर्मिंग की प्रोसेस को हिंदी में सरल शब्द भी बोल सकते हैं, छंटनी। उसके बाद परफॉर्म कि ग्रुप के उद्देश्य क्या है, वो परफॉर्म होंगे। फिर एडजॉर्निंग, इस तरीके की ग्रुप्स में, और ये सारे फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगली स्लाइड में है डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। मैंने सोशल ग्रुप वर्क की कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। विल्सन एंड राइलैंड, जैसे मैंने अभी आप लोगों को विल्सन एंड राइलैंड का नाम भी बताया था, 1948 की इनकी एक परिभाषा है, डेफिनेशन है, इनकी किताब का नाम भी बताया था। और सोशल ग्रुप वर्क के लिहाज से विल्सन एंड राइलैंड का नाम अक्सर चर्चा में जब ये सब था तब होता था कि इन्होंने अब ये डेफिनेशन, जैसे आप लोग की मतलब किसी एग्जाम के पर्पज से पढ़े तो आप लोगों को डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी परीक्षा में आपको डेफिनेशन दी हुई है कि फला डेफिनेशन किस थिंकर की, किस विचारक ने इस डेफिनेशन का आविष्कार किया, इसका आविष्कार करता कौन है। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी विल्सन एंड राइलैंड की डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप वर्क इज अ सोशल प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को जब विस्तार पूर्वक ग्रुप के बारे में बताया तो मैंने बताया सामाजिक, ये सामाजिक प्रक्रिया है, एक मेथड भी है through which group life is affected by a worker who consciously direct the interacting process towards the accomplishment of goals which are conceived in a democratic frame of reference। कि ग्रुप वर्क एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक मेथड है। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप वर्क प्राइमरी मेथड है सोशल वर्क का, जिससे कि जो ग्रुप लाइफ मतलब एक ग्रुप की प्रक्रिया या ग्रुप के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति डेमोक्रेटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होकर के होगी। ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जब एक ग्रुप में होंगे तो वहाँ पर बहुत अथॉरिटेरियन या बहुत अथॉरिटी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं, हमेशा डेमोक्रेटिक रहने की कोशिश करेंगे, लोगों की बात सुनने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी हायरार्की ऑफ ग्रुप्स है, जो बीच के लोग हैं, उनका भी डिसीजन मेकिंग में मतलब कोई फैसला ले तो उसमें बराबरी का योगदान। ऐसा ना हो कि हम अपने इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए कोई फैसला ले लें और उसमें जो हमारे बीच के लोग हैं उनका कोई योगदान नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके बाद है कि सोशल ग्रुप वर्क एक फिर हैमिल्टन की डेफिनेशन है 1949 की कि सोशल ग्रुप वर्क एक साइको सोशल प्रोसेस होती है जिससे लोगों में लीडरशिप एबिलिटी का मतलब प्रतिनिधित्व करने की क्षमता का विकास होता है, और लोगों में एक टीम की भावना का डेवलपमेंट होता है सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कि मतलब एक साइको सोशल प्रोसेस है, मनोसामाजिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता का विकास करती है, लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा देती है किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, किसी भी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उसके बाद कई और भी डेफिनेशंस दी हुई है। एचपी ट्रैकर की डेफिनेशन है, कुनोफ्का की डेफिनेशन है, स्केटमोर की डेफिनेशन है, एच.वाई. सिद्दीकी की डेफिनेशन है। एचपी ट्रैकर ने भी यही कहा कि सोशल ग्रुप वर्क एक मेथड होता है जिससे कि ग्रुप्स के अंदर जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति विशेष होते हैं, जो एजेंसी सेटिंग में व्यक्ति विशेष होते हैं, उनकी मदद की जाती है सोशल वर्कर के द्वारा, जो उन्हें गाइड करता है वहाँ पर जो प्रोग्राम्स जो एक्टिविटीज चल रहे होते हैं उसमें सकारात्मक रूप से भाग लेने के, जिससे कि वो लोग एक दूसरे से आपस में जुड़ाव महसूस कर सकें और इसके बाद उस ग्रुप की, उस समूह का भी ग्रोथ हो, उस समूह में भी अवसर हो, इस तरीके का है। फिर कुनोफ्का की भी है शायद इससे आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा पढ़ने में समझने में मुश्किल हो, पर ये अगर आप 2-3-4 बार इसको रीड आउट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और सबसे मेन चीज़ है रीड आउट करने में एक जैसे कि हम किसी परिभाषा को पढ़ते हैं तो वो एक बार की हमें पढ़ने पे नहीं याद, दूसरी तीसरी बार भी शायद पेपर में आए कि ये परिभाषा किसकी है तो हम गलत करें। जब हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो हमें, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, कि परिभाषा को हमेशा तोड़ करके पढ़ते हैं। जैसे कि कुनोफ्का की डेफिनेशन भी है तो सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क, यहाँ आप अलग कर दीजिए, जो परिभाषा को तोड़ तोड़ के पढ़िए और हर एक सिंगल सेंटेंस में, सिंगल जो सेंटेंस है या जो वर्ड्स का फ्रेम है उसमें आप ये कोशिश करिए कि क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे फिर आप उसको गूगल करिए, उसको सर्च करने का प्रयास करिए कि क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से जब आप टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिभाषा को पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान होगा।
फिर स्किडमोर की डेफिनेशन है, एच.वाई. सिद्दीकी की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वैल्यूज इन सोशल, कि अब चूंकि कोई भी चीज होती है उसकी कुछ वैल्यूज होती है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, या हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे ऊपर तो संस्कृति सभ्यता और भी बहुत ज्यादा हावी रहती है। तो हर चीज की अपनी सर अगली स्लाइड बढ़ा दीजिए। हर चीज की अपनी वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज हमें गाइड करती है, और वो वैल्यूज कहीं ना कहीं मॉरल प्रिंसिपल्स भी होती है, कि हमारे पीछे नैतिक आदर्श, जो नैतिक परंपरा होती है कि हमें जीवन में कुछ भी वो करने के लिए गाइड करती है, तो वो वैल्यूज। सर आगे की स्लाइड बढ़ा दीजिए, वैल्यूज इन सोशल ग्रुप वर्क। ओके ओके। जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वैल्यूज इन सोशल ग्रुप वर्क, कि हम कोई भी काम करते हैं, या हम किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, किसी के साथ भी बुरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पूरा का पूरा जीवन नैतिक परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। कि नैतिक परंपराएं हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत सहायक होती हैं। तो उसी तरीके से जैसे जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में वैल्यू होती है, सोशल ग्रुप वर्क की भी कुछ वैल्यूज हैं। तो मैंने इस स्लाइड में जिसला कुनोक्का जी के द्वारा जो वैल्यूज दी गई थी उनको मैंने साझा किया है। कि सबसे पहली वैल्यू जो है, एज अ सोशल वर्कर के नाते सोशल ग्रुप वर्क में हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल्स आर ऑफ इनहेरेंट वर्थ। मतलब कि हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र पहचान, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी। हम किसी को भी एक जजमेंटल वे में नहीं देख सकते, हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति सम्मान के योग्य है, सम्मान पाने के योग्य है समाज में। तो कोनोक्का जी की जो पहली वैल्यू है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र पहचान है, हर व्यक्ति की एक वर्थ है, और पीपल आर म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। और जब दो लोग, क्योंकि हमें के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगली जो वैल्यू है, पीपल हैव द फंडामेंटल राइट टू एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ ब्रॉट अबाउट बाय सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट सपोर्ट देयर फुलफिलमेंट। कि हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, हर हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ का आशय यहाँ पर है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देने के लिए, या मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, जो भी मानसिक स्वास्थ्य जिसके लिए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। ये कुछ वैल्यूज थे जिससे कोनोक्का जी के द्वारा जो दी हुई थी, कि इंडिविजुअल्स आर ऑफ इनहेरेंट वर्थ, people are mutually responsible for each other, and people have the fundamental right to experience mental health brought about by social and political conditions that support their fulfillment. उसके बाद अब चूंकि आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, कि सोशल ग्रुप वर्क की क्या विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं सोशल ग्रुप वर्क की। तो जो पहली विशेषता है, कि सबसे बहुत कॉमन सी बात है कि सोशल ग्रुप वर्क इज प्रैक्टिस बाय ग्रुप इटसेल्फ, कि वो ग्रुप के द्वारा ही प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ग्रुप में कोई काम हो रहा है तो वो ग्रुप के द्वारा ही उसका संचालन किया जाएगा। और ये इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी, ये मानव दर्शन पर आधारित है, कि मानवीयता के दर्शन पर आधारित है। कि क्योंकि जब हम ग्रुप में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दर्शन, नैतिक सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कि कोई कहीं भी कोई ऐसा काम ना हो जिसको मानवता की कसौटी पर ना कसा जा सके, या कोई भी ऐसा काम ना हो जो मानवता के, जो मानवीयता के विरुद्ध हो। इट गिव्स एस्पिरेशन टू हेल्प ईच अदर, ये लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे की सहायता करने की, मदद करने की प्रेरणा देता है। ग्रुप वर्क प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर स्किल्स, कि जो ग्रुप वर्क है वो समूह कार्य जो है वो क्योंकि जब हम ग्रुप में रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद हमारे पास नहीं थी। और सबसे मेन बात जो है, जो सबसे जिसको मतलब एक पॉइंट दिमाग में रखने वाली बात है, कि हमारी स्किल्स भी बढ़ती हैं।
जैसे हम ग्रुप में होंगे तो हमारे अंदर, जैसे आगे हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी स्किल सामने वाले बंदे के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको देख करके हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत होगी, जब फला व्यक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फला व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर एक प्रेरणा की भावना जागृत होगी और इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। बिल्कुल सही बात है कि मानव की व्यक्तित्व के भी विकास में सहायक होता है। जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी स्किल्स बढ़ेगी, हम एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, मानवीयता के आधार पर बेस्ड होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का भी कहीं ना कहीं निर्माण होगा। उसके बाद एच.बी. ट्रेकर, जो सोशल ग्रुप पर के वो जाने माने विचारक माने जाते हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अगली स्लाइड में जो है ट्रेकर्स प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल। अब ट्रेकर्स के प्रिंसिपल्स क्या थे उनको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। पहला जो उनका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, कि जैसे कि हम किसी भी ग्रुप का हम निर्माण करते हैं तो हम ऐसे तो कर नहीं देंगे ना कि हमने किन्हीं लोग ऐसे कहीं से भी लोगों को उठाया, लोगों का एक समूह बना दिया, जगलिंग कर दी, नहीं, हम इस तरीके से ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जब हम ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे तो हम एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे कि हाँ, ऐसे लोगों को लेंगे जिन लोगों को लेने से ही जो हमने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रुप बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति को साधन करेंगे। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब हम ग्रुप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य भी होंगे, कुछ विशेष उद्देश्य होंगे, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति करना भी एक इसके प्रिंसिपल में आता है। उसके बाद अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप। ये एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है हर लिहाज से। ये बहुत जरूरी प्रिंसिपल इसलिए है, मूल्य इसलिए है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं या हम जिन लोगों के मध्य काम कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का वातावरण है, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का वातावरण थोड़ा एमिकेबल हो, सोशल हो, और जो वर्कर और ग्रुप के बीच, यानी जो सोशल ग्रुप, जो वर्कर है जो काम कर रहा है और जो उसने ग्रुप बनाया है, उनके बीच में एक एक जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो, जो उनके मध्य संबंध हो, वो ऐसे हो जो उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। वो संबंध किसी भी तरीके से नकारात्मकता को प्रेरित नहीं करते, कि वो नकारात्मकता को कहीं से बढ़ावा नहीं देते। हम ये सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो, तो हम इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं कि हम जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कहीं विजिट करने जाती हूँ या मैं कहीं ओल्ड एज होम में जाती हूँ, एल्डरली के बीच में जाती हूँ, तो अगर मैं वहाँ उनकी उनकी डेप्लोरेबल कंडीशन जिसको बोलेंगे, जब उनकी मैं स्थिति को देखती हूँ तो मुझे स्थिति को देख करके बहुत दुख होता है, तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। वो भी उस लिहाज से गलत माना जाएगा कि नहीं, मुझे एज अ ग्रुप वर्कर उनके सामने स्ट्रॉन्ग बने और उनसे एक ऐसा रिलेशन शेयर करना है कि हाँ, मैं आप लोगों की मदद, अगर मैं वहां पर रोना शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं जो सोशल वर्क का एक कोड ऑफ एथिक्स है वो भी उसके भी अगेंस्ट हो जाएगा कि नहीं, मुझे वहां पर बहुत सोच समझ करके एक्ट करना है कि कैसे। अब कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। सबसे देखिए, एक जो बात है कि हम ग्रुप में रहते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले कई स्लाइड्स में बताया कि ग्रुप में रहते हैं, हमारा सोशलाइजेशन होगा, सारी चीजें ठीक है, हमारा सामाजिक होगा, पर बहुत जरूरी है कि हम उस ग्रुप में रह करके भी अपनी एक इंडिविजुअलाइजेशन, अपना एक व्यक्तित्व बनाए रखें। ऐसा ना हो कि लोगों की भीड़ में रह करके, लोगों के ग्रुप के बीच में रह करके, मध्य में रह करके हमने अपने आप को खो दिया। तो इंडिविजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान के रूल्स अलग हैं। तो ये अगला है कि गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन की, ग्रुप में इंटरेक्शन जो हो वो गाइडेड हो, ढंग से हो, ऐसा ना हो कि लोग आपस में गलत तरीके से इंटरेक्ट करें। और फिर अगला प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब एक सोशल वर्क के लिहाज से, सोशल ग्रुप वर्क के लिहाज से अगर किसी भी ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है तो बहुत जरूरी है कि उस ग्रुप में डेमोक्रेसी, उस ग्रुप में लोकतंत्र,
कहीं से भी उस ग्रुप में तानाशाही ना हो, ग्रुप का एक भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर को डोमिनेट ना करे कि नहीं जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना या जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में डेमोक्रेसी हो, हर इंसान को डिसीजन मेकिंग का अधिकार हो, हर इंसान को फैसले लेने का अधिकार हो, हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार हो। तो किसी भी ग्रुप में भी, यहाँ की जिंदगी में किसी भी चीज में डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कई बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत रिजिड होती है, मतलब उनमें कोई भी बदलाव, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में रोल में बदलाव चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि मान लीजिए हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो सके, प्रोग्रेसिव हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके, इवैल्यूएशन कि मतलब हम जो भी काम करें लास्ट में उसका मूल्यांकन हो सके, इवैल्यूएशन हो सके, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है कुछ मैंने यहाँ तक थ्योरीज हेल्पफुल इन सोशल ग्रुप, अगली स्लाइड मैंने इसमें सारी की सारी थ्योरीज को नहीं इंक्लूड की है, कुछ थ्योरीज मैंने एक मतलब एक आप लोगों को जनरल आइडिया देने के लिए कुछ थ्योरीज मैंने इसमें इंक्लूड की। पहली जो हमारी थ्योरी है वो है थ्योरी साइको एनालिटिक्स। अच्छा, जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं उन लोगों में से कई सारे लोगों ने वो मूवी देखी होगी भूल भुलैया। तो भूल भुलैया मूवी में जो वो मतलब मंजूलिका के किरदार में आ जाती है, तो उस वो पूरी की पूरी मूवी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे DID, उस पर बेस्ड है। कि जब वो दृश्य आता है कि जब वो शरद प्रधान जो वहाँ पे कवि रहते हैं उनको देखती है तो अचानक से वो खुद को मंजूलिका के किरदार में अनुभव करने लगती है, विद्या बालन अवनी का जो किरदार होता है। तो वो पूरी की पूरी मूवी डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका कहीं ना कहीं साइको एनालिटिक थ्योरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं संबंध में, जब आप वो दृश्य याद करेंगे, उस चीज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग तैयार होगा कि हाँ हम साइको अच्छा, इस थ्योरी के जो आविष्कार करता थे, जिन्होंने जो इस थ्योरी के जनक वो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में भी उनको जानते हैं, और वो ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस साइको एनालिटिक व्यू के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। तो अच्छा, हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, जो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, उसमें या आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो स्लाइड में नहीं मैंने मेंशन की हुई है पर मैं आपको एडिशनल समझा रही हूँ। और इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब आप ये साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आप लोग मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में भारी भरकम टर्म्स नहीं रहेंगे। जैसे मैंने भूल भुलैया बोला, तो जब आप ये याद करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में साइको एनालिटिक थ्योरी आएगी। तो जैसे आपकी परीक्षा में कोई भी ऐसा साइकोलॉजी या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर से संबंधित प्रश्न आए और उसमें साइको एनालिटिक थ्योरी भी हो, तो आप लोग बहुत आसानी से वही ऑप्शन टिक करेंगे क्योंकि तुरंत आपके दिमाग में मूवी और ये घूमेगा। तो बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी नई चीज को पढ़ते हैं तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों से उसको एफिलिएट करें, उसको इंटरकनेक्ट करें, तभी हम उसको याद कर पाएंगे। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो पर्सनैलिटी, जो एक पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर होता है वो टोपोग्राफिक और डायनामिक, दो एस्पेक्ट से मिलकर बना, और इसी टोपोग्राफिक में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, शायद मैंने इसमें गलती से सब कॉन्शियस लिख रखा है, सॉरी प्री कॉन्शियस लिख रखा। मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। शायद मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर ब्रेक हो रही है तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, पर मेरी अपनी तरफ से नेटवर्क पूरा आ रहा है। हो सकता है बीच बीच में ब्रेक हो जा रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज एक बार आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज अगर ब्रेक हो रही हो, अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है।